हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम रस्तोगी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि ठंडी भी है और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर की डेट भी अनाउंस हो गई है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी तैयारी भी करना है। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आपके यूजीसी नेट का जो पेपर होने वाला है उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी यूनिट्स होती हैं वो सारी कवर करेंगे। और आपका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल का, जिसका नाम है एजुकेशन क्लास विद शुभम, और मेरा नाम है शुभम रस्तोगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपके जो यूजीसी का नेट जो पेपर होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। इसमें कोई गैप नहीं होता है। 2 पार्ट्स में मतलब 2 पेपर होते हैं। ये पहला पेपर होगा, वो जो पहला पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे पेपर में जो पेपर फर्स्ट है इसमें आएंगे 50 क्वेश्चन, और जो पेपर 2 है इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके अपने जो सब्जेक्ट है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उस पर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसलिए पेपर फर्स्ट जो कि कंपलसरी है, वो सभी का जो सेकंड पेपर जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। आपको तुरंत पेपर 1 के बाद पेपर 2 तुरंत आ जाएगा, और जो समय सीमा होगी वो 3 घंटे 3 आवर 3 आवर के अंदर आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप शुरू करते हैं। पहले पेपर फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पेपर फर्स्ट की जो इसमें 10 यूनिट्स आएंगे। 10 यूनिट्स में से वैसे तो ऑन एवरेज सभी में से 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर किसी किसी में से ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक में से टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और कंप्रिहेंसिव आपका वो पैसेज आ जाएगा। कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन से आपके सेंडर रिसीवर और जो भी संप्रेषण तकनीकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें यूज होगी। मैथमेटिकल रीजनिंग में से 5 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में से 5 क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग में से 5 क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन का DI आप जानते हैं, परसेंटेज, और वो आपकी टेबल दी होगी उसमें से परसेंटेज और सारी चीज़ें निकालनी होगी, तो डाटा इंटरप्रिटेशन है। और यूनिट 8 जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट और भी जो ऑनलाइन जो जितनी चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी एजुकेशन से संबंधित वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। 9th यूनिट जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, वो आपका EVS और करंट अफेयर्स, ये दोनों चीज़ों से पूछी जाएगी। और जो सबसे लास्ट है 10वीं यूनिट, ये है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि सारे एक्ट जो चीज़ें होती हैं, जो एजुकेशन में जितने चीज़ें अभी चेंजेज हुए हैं, एजुकेशन में जो भी चेंजेज हुए हैं आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जो भी चीज़ें हुई हैं वो एजुकेशन पर्पज से, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। आज हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड आखिर आपके सिलेबस में है क्यों। क्योंकि आप लोग जानते हैं यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उससे एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पेपर होता है यूजीसी नेट। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एक टीचर की तरह होता है जो अपने बच्चों को हर चीज़ पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले आप ये जानेंगे कि एक टीचर के अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं, बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, अपने सिलेबस, अपनी पर्सनालिटी, अपनी सारी चीज़ें। ठीक है, और दूसरा आप जानेंगे एक लर्नर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो टीचर है वो तो अपनी पर्सनालिटी, अपने प्रोफेशनल स्किल
प्रोफेशनल स्किल, पढ़ाने का तरीका, यानी मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर ये सारी चीजें देखेगा कि वो पढ़ा क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। लर्नर क्या होगा, वो लर्नर डिसाइड करेगा कि उसे पढ़ना क्या है। लर्नर का क्या रहेगा कि वो कैसे कोई चीजों को ग्रहण करता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान को कैसे ग्रहण कर रहा है और कितनी चीजें वो समझ पा रहा है, कितनी चीजें नहीं समझ पा रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो कितनी चीजें समझा पा रहा है उसे। ठीक है, तो आप दो चीजों के बारे में जाएंगे, टीचर और लर्निंग के बारे में, लर्नर्स के बारे में, यानी एक शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों पर्पज से आपको सोचना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहला जो चीज है आपको जानना है, टीचिंग होती क्या है। टीचिंग का मतलब होता है सिखाना। टीचिंग का मतलब होता है सिखाना। इसमें आप क्या होता है कि जो ज्ञान को एक से दूसरे में प्रसार करने के लिए जो तरीका मेथड आप प्रयोग करते हैं, उसे ही टीचिंग कही जाती है। टीचिंग कही जाती है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग सही नहीं है, लेकिन आप वो समझ जाइए, क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है कि मैं आपको वो चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है, तो टीचिंग का मेन यही चीज़ है कि वो ऐसा तरीका जिससे वो बच्चों में या फिर मेरे द्वारा किसी और में ज्ञान को प्रसारित किया जा सके। ठीक है, और टीचिंग क्या होता है, टीचिंग टू वे में होता है। टीचिंग टू वे में हो सकती है। पहला है ब्रॉड वे में और दूसरा है नैरो वे में। ठीक है, जो ब्रॉड वे में है, ये आप ब्रॉड वे का मतलब है विस्तृत का मतलब है कि जो बच्चा है जो सीखने वाला है या जो ज्ञान ग्रहण करने वाला है, वो किसी भी तरीके से सीख सकता है। उसके लिए ना तो कोई स्ट्रक्चर चाहिए, ना ही कोई उसके लिए क्या कहते हैं, ना ही कोई पेपर, ना ही कोई पेंसिल और ना ही कोई उसे एग्जाम देने, तो वो कहीं से भी सीख सकता है। तो ब्रॉड वे में ये विस्तृत हो गया। इसमें आ जाएगा ईवीएस, यानी कि वातावरण, समाज, परिवार आदि। यानी वातावरण, समाज, परिवार को कहीं से भी सीख सकता है। मम्मी पापा सिखा सकते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो नेचुरली वे में आप सीखते हैं। जब मम्मी कहती हैं कि सीखने दो, करने दो, उसे जो करना है वो, जब छोटे रहते हो तो वो जल्दी से जल्दी हर चीजें कहती हैं, वो अपने आप सीखे। ठीक है, और नैरो वे में है जो संकुचित है। संकुचित में क्या होगा कि आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी कि इसका एक पूरा तरीका होगा। एक कई सारे
तरीका होगा, कई सारे क्राइटेरिया होगी, जिसके बेसिस पे क्राइटेरिया होगी, जिसके बेसिस पे हमें पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका एग्जाम होगा जो बच्चे के लिए क्लास स्कूल टीचर, इन सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी। नैरो वे में यही है। और ब्रॉड वे को ही क्या कहते हैं, ब्रॉड वे ही को इनफॉर्मल कहते हैं। ब्रॉड वे को इनफॉर्मल और नैरो वे को फॉर्मल कहा जाता है। ठीक है। ब्रॉड वे हो गया इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक तरीके से। और जो नैरो वे में है वो है फॉर्मल, यानी औपचारिक तरीके से। सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड। ओके। और आपको जो भी हिंदी लैंग्वेज है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये आपको हिंदी में पढ़ना, लेकिन कुछ जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें का आप यूज करें जरूर, क्योंकि तभी आप जानने की बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि कई सारे हिंदी में कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं, आप खुद जानते होंगे कि लैंग्वेज में हमें समझ नहीं आता है, तो उसका इंग्लिश में बहुत ही छोटे वर्ड्स होते हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। यूजीसी नेट के सबसे क्वेश्चन का यही तरीका होता है कि वो जो हिंदी में जो लिखा है उसमें बहुत जल्दी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ करने की, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लिश की भी कुछ चीज़ें आप कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। तो टीचिंग आप जान गए 2 वे में होता है, एक ब्रॉड वे में, एक नैरो वे में। ब्रॉड वे जो कि विस्तृत होगा, नैरो वे यानी संकुचित, इसका हिंदी है। और ब्रॉड वे को ही इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से कहते हैं, और नैरो वे में वो फॉर्मल औपचारिक तरीके से कहते हैं। ब्रॉड वे में क्या होगा कि आपको किसी चीज से भी ब्रॉड वे में क्या होगा कि आपको कैसे की भी नॉलेज मिल जाएगी। वो आपका फ्रेंड भी, जो दोस्त होगा उससे भी ज्ञान मिल जाएगा, आपके मम्मी पापा से ज्ञान मिल जाएगा, जो जिससे भी आप सीखना चाहते हैं। नैरो वे में आपको पूरा का पूरा प्रॉपर तरीका बताया जाएगा, ऐसे आपको फॉलो करना है, उसके बाद उसका एग्जाम होगा, इवैल्यूएशन होगा, वो सारी चीजें नैरो वे में आएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टीचिंग के कुछ और कंपोनेंट हो जाएंगे। टीचिंग का मेन मकसद ये था कि वो सिखाना, ज्ञान का प्रसार करना। और इसका सबसे पहले जो टीचिंग थी वो एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया थी, यानी बायपोलर मेथड। इसमें क्या था, द्विध्रुवीय में पहला शिक्षक और दूसरा छात्र। शिक्षक जो भी पढ़ाता वो छात्र पढ़ता, शिक्षक कोई भी चीज पढ़ाता। और ये बेसिकली गुरुकुल शिक्षा देता। यानी कि जो पहले गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी उसमें क्या रहता था कि जो आपके गुरु हैं वो जो भी पढ़ाते थे, वो क्या कहते हैं, जो भी छात्र हैं उन्हें पढ़ना होता था। उन्हें चाहे समझ में आए, उनकी रुचि हो या ना हो, उनको शिक्षा गुरु के द्वारा जो भी बताई हुई चीजें उसे ही सत्य माना जाता है। तो इसीलिए इसे बायपोलर मेथड कहा गया कि इसमें गुरु ही सब कुछ था। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो उसके बाद इसी को ही त्रिध्रुवीय एक मिनट, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई, किसने बताई? जॉन डीवी ने।
और जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया थी वो किसने बताया था? एडम्स ने। ये बहुत बार कई बार पूछा गया है, PYQ में आपको मिल जाएगा कि जो शिक्षा है यानी टीचिंग है, टीचिंग को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? तो ये एडम्स ने कहा, द्विध्रुवीय को जॉन डीवी ने कहा। द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्यों कहा गया है? इसमें जॉन डीवी ने पहला शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरी और चीज जोड़ी जिसे करिकुलम, वातावरण, करिकुलम का मतलब है पाठ्यक्रम, वातावरण, इन्वायरमेंट, ये चीजें बताई। जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है वो किसने बताया? जॉन डीवी ने। ठीक है, इसमें शिक्षक भी होगा, छात्र भी होगा, और छात्र के साथ साथ करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो छात्र के अनुरूप हो, यानी छात्र की बुद्धि के अकॉर्डिंग हो, वो क्या चीजें सीखना, वो क्या चीजें अपने अंदर डेवलप कर सकता है, उसकी पर्सनालिटी और जो भी समाज में जो चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ाना चाहिए, वो सारी चीजें आएंगी करिकुलम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आपने देखा। अब इसके बाद आते हैं पहली चीजें आप टीचिंग जानते हैं, सिखाना कहते हैं। दूसरा है बाइपोलर एंड ट्राइपोलर। और तीसरा है आपने जाना कि टीचिंग ब्रॉड वे में है, नैरो वे में है। ये तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ओके, अब आगे हमें डिस्कस करना है टीचिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग के अलावा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग फैक्टर्स, देखना है, टीचिंग वेरिएबल्स, हो गया। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, इसमें टीचिंग हो गया, बाइपोलर ट्राइपोलर हो गया, ब्रॉड एंड नैरो वे भी हो गया। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग पे आते हैं। तो जो लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर, आप लोग समझ तो पा रहे होंगे, दिख भी रहा होगा, शिक्षण के स्तर। ओके, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो 3 स्तरों पे होता है। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल को ही स्मृति स्तर कहते हैं, स्मृति स्तर। अंडरस्टैंडिंग को अवबोध स्तर, अवबोध स्तर और रिफ्लेक्टिव लेवल को चिंतन स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। लेवल्स ऑफ टीचिंग को कहते हैं शिक्षण के स्तर का क्या क्या कौन कौन से हैं? 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल के अलावा एक और होता है, ये यहाँ पे एक और होता है ऑटोनोमस लेवल, जो कि इसके साथ इंक्लूड नहीं किया गया है,
और आप समझ लीजिए ऑटोनॉमस लेवल में क्या होता है, इसमें क्या है नेचुरली वे में यानी प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। और इन सभी को कंबाइन करके किसने कहा था, मॉरिस एल बैगी ने। यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग को किसने बताया, मॉरिस एल बैगी। मॉरिस एल बैगी, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग के अलावा मेमोरी, जो मेमोरी स्तर है यानी मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल को किसने कहा, मेमोरी लेवल को किसने बताया है, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल है मॉरिसन, और ये है हंट। हर्बर्ट जो है मेमोरी लेवल के, अंडरस्टैंडिंग के हैं मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं हंट, ठीक है। मेमोरी लेवल में क्या होगा कि मेमोरी लेवल में आपकी सारी चीजें माइंड पे अकॉर्डिंग पे होगी, माइंड पे, यानी रिकॉल मेथड, रोल लर्निंग। रिकॉल मेथड का मतलब यही होता है कि आप कोई चीजें स्मरण कर पाए, कोई चीजें रट पाए, कोई चीजें रट के आपको ध्यान आए, ठीक है। और कोई चीजें आपके केवल माइंड बेस पे होगा, जो मेमोरी लेवल होगा वो केवल माइंड बेस पे होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा कि आप किसी चीज को कैसे समझ पा रहे हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल जिसमें चिंतन स्तर पे होगा, इसमें मेन चीजें आपकी समस्या समाधान होगी। किसी समस्या का समाधान आप कितने वे में करते हैं, समस्या समाधान होगा, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग आप समझ गए हैं कि तीन लेवल्स ऑफ टीचिंग तीन होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो होगा वो मेमोरी लेवल के हैं हर्बर्ट, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं हंट। जो मेमोरी लेवल होगा उसमें जो होगा, जो टीचर अधिनायकवादी सत्ता पे होगा, ठीक है। जो मेमोरी लेवल पे जो टीचर होगा यानी कि जो शिक्षक होगा वो अपने अधिनायकवादी प्रवृत्ति का होगा, अधिनायकवादी प्रवृत्ति का होगा। इसमें क्या होगा मेमोरी लेवल में कि वो जो टीचर होगा वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें जो बताएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वही सत्य है, 1 और 2, ये सारी चीजें वही चीज सही है, वही चीज वो पढ़ाएगा, और वही चीज बच्चे समझेंगे कि कहीं सही है। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें रटंत्र विद्या, रिकॉल मेथड, रटंत्र विद्या इसमें चल रही थी। क्या कहते हैं छोटे बच्चे, आप देखते होंगे पोयम क्या होता है, पोयम का मतलब तो नहीं समझ पाते, लेकिन वो सब रटते जाते हैं, और उन्हें जो भी कहते हैं टेबल्स कहते हैं, छोटे बच्चों को टेबल्स याद करानी होती है तो टीचर कहता है कि आप इसे याद करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मेमोरी लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है, जो छात्र होगा, शिक्षक अधिनायकवादी, और जो छात्र होगा वो पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, पैसिव होगा। पैसिव का मतलब ये है कि वो जो भी शिक्षक बताएगा, शिक्षक जो भी चीज सिखाएगा उसी को ही सत्य मानेगा, ठीक है। मेमोरी लेवल ये हो गई। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका
समझ स्तर पर होगा। समझ स्तर पर इसमें टीचर भी होगा और स्टूडेंट भी, ये दोनों एक्टिव होंगे। ठीक है। टीचर बस इसमें एक चीज ये है कि टीचर डिसाइड करेगा, करिकुलम नहीं, टीचर सिलेबस डिसाइड करेगा नहीं, सॉरी, टीचर ही डिसाइड करेगा कि उसे पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाना क्या है और क्या पढ़ाएगा। बच्चों को पढ़ना क्या है, ठीक है। टीचर ही डिसाइड करेगा कि इसे पढ़ाना क्या है। टीचर मेन भूमिका निभाएगा, टीचर कि क्या चीजें उसे पढ़ाना है। बस स्टूडेंट का बस इतना काम है कि वो क्वेश्चनिंग करता है उस पर, अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ पाए, बच्चों को इतना हक है। ठीक है। तो ये है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा कि ये चिंतन स्तर रहेगा। इसका मतलब है कि छात्र ही सब कुछ, छात्र एक्टिव रहेगा, जो शिक्षक रहेगा वो केवल ऑब्जर्वर की तरह रहेगा। ऑब्जर्वर का मतलब यह है वो केवल निरीक्षण करेगा कि जो बच्चा कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको केवल एक एडवाइस की तरीके से वो कह सकता है। बाकी छात्र पूरी प्रॉब्लम, चिंतन स्तर, पूरी प्रॉब्लम, पूरी चीजें वो अपने तरह सॉल्व करेगा। तो जो मेमोरी लेवल होता है वो प्री प्राइमरी बेस पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा प्राइमरी बेस पे, और रिफ्लेक्टिव लेवल होगा हायर बेस पे। ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। प्री प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं क्या कहते हैं, केजी, नर्सरी और जो भी 1, 2, 3, ये होगी आपकी मेमोरी बेस पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपकी 6 to 8 क्लासेस जो आपका क्या कहते हैं, उसमें आप जो भी स्टूडेंट है वो क्वेश्चन वो समझ स्तर पे चलेगा, उसके माइंड के बेस पे। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, सीधा छात्र यानी हायर एजुकेशन, उसमें क्या होगा कि आप जो छात्र है वो प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करेगा। ठीक है। तो ये लेवल्स ऑफ टीचिंग थी जिसके बारे में एक मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल को एक तरीके से और आप समझ सकते हैं। मेमोरी लेवल में क्या है कि शिक्षक बिना जो शिक्षक कहेगा वही सही। तो घर में कौन होता है, घर में केवल पापा ही ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि उनकी ही बातें सब कुछ सही होती है और बच्चों को मानना होता है। ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इसमें पापा रहेंगे यानी कि शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाएगा वो सब कुछ सही होगा। उनसे आप सवाल नहीं कर सकते ना पापा से, तो ठीक है। तो मेमोरी लेवल ये होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप सवाल कर सकते हैं, यानी मम्मी से आप सवाल कर सकते हैं क्या चीजें सही है क्या चीजें नहीं, उन्हें बता सकते हैं, तो उसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो टीचर स्टूडेंट टीचर। और रिफ्लेक्टिव लेवल में सीधे आप अपने को समझ लीजिए। तो ये हो गए पापा, ये हो गई मम्मी, ये हो गई तुम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गई। और कुछ इसमें बाकी है, थोड़ा मेमोरी और उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको सेशन ये पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी समझ पाएँ, वो भी जान पाएँ कि क्लासेस चल रही हैं। तो आप भी एक्टिव रहें और अपने दोस्तों को भी एक्टिव करें। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जो मेमोरी लेवल है यानी स्मृति स्तर, स्मृति स्तर में क्या होगा, घटंत विद्या है, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो रोट लर्निंग के बारे में पूछता है कि रोट लर्निंग किस लेवल से संबंधित है, तो वो मेमोरी लेवल से होगा। ओके। और इसमें जो क्या कहते हैं, स्टूडेंट यानी जो छात्र होगा वो पैसिव, ठीक है, स्टूडेंट पैसिव की भूमिका निभाएगा
और ये जो मेमोरी लेवल है ये नॉट फॉर हायर लेवल एजुकेशन, यानी कि ये हायर लेवल एजुकेशन के लिए मेमोरी नहीं है, और जो शिक्षक है वो तो आप जानते हैं दिमाग वाली होगी, ठीक है। तो मेमोरी लेवल में ये सारी चीजें होंगी। और जो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, सीधे ये मेमोरी लेवल हो गया पापा। अंडरस्टैंडिंग ये हो गई मम्मी, मॉम, डैड, जो भी आप कहते हैं, मम्मी, मॉम, माँ, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में हो गए आपकी मम्मी, और इनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग इसमें हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम क्या कहते हैं आपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, टीचर से कह सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, डिस्कशन होगा, ठीक है। आगमन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैसेज होंगे। इंडक्टिव का मतलब है आगमन और डिडक्टिव का मतलब है निगमन। आगमन का मतलब यही है कि जब कोई प्रॉब्लम से आप क्या सीख पा रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा, प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निगमन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम डायग्नोसिस करना, इसमें ये डायग्नोसिस करना भी आता है, ठीक है। निगमन में डायग्नोसिस करना। आगमन आप इंडक्टिव जानिए, आगमन में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने क्या प्रॉब्लम से क्या आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, मेमोरी लेवल हो गया। अब आते हैं किस पे, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल के आप जानते हैं हर्बर्ट है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे, यानी चिंतन स्तर। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी आपका चिंतन स्तर आएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल में आप सीधे क्या होता है, समस्या केंद्रित है, जो कि अभी आपने देखा ही है, समस्या केंद्रित है। इसमें जो छात्र होगा वो एक्टिव रहेगा, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करेगा प्रॉब्लम, और जो शिक्षक है केवल ऑब्जर्वर के रूप में, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल को आप जानते हैं किसने किया था, हंट ने, हर्बर्ट मॉरिसन हंट। तो सीधे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, HMH, इससे आप याद कर सकते हैं इसको। मेमोरी लेवल को हम हर्बर्ट हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन हैं, और रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट।
ठीक है। इसके अलावा एक और अपने अभी हमने डिस्कस किया, क्या था, ऑटोनोमस लेवल। ऑटोनोमस लेवल जो है वो नेचुरली वे पे है, यानी कि ऑटोनोमस नेचुरली वे पे प्रकृति जब छोटा बच्चा होता है तो वो सारी चीजें खुद सीखता है, सारी चीजें वो करके सीखता है। उसके लिए ना तो किसी चीज को समझाने की जरूरत है ना कुछ, वो धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस लेवल उसे ही कहते हैं जो नेचुरली वे में उसमें होगी। ऑटोनोमस लेवल में सीधे प्रकृति से आधारित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। ये सारी चीजें तो आप जान ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए हर चीज, क्योंकि जितनी चीजें आप पढ़ेंगे, जो चीजें आप डिस्कस करेंगे, और PYQ भी आप देखते रहिएगा। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गई, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के गुण, शिक्षण के गुण। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो होगा ये है सिस्टम ऑफ एक्शन। सिस्टम ऑफ एक्शन में क्या होगा, शिक्षण आधारित क्रियाएं। शिक्षण आधारित क्रियाएं, सिस्टम ऑफ एक्शन में आ रहा है शिक्षण आधारित है, यानी जो एक टीचर है वो पढ़ाने की अपने जो भी वो पढ़ा रहा है उसके अंदर वो क्या क्या चीजें यूज कर रहा है, वो कितनी क्या क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ एक्शन में आपका ये हो गया। दूसरा आ जाएगा प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी में क्या होगा कि जो टीचर है, यानी जो टीचर है उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो उसके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है, वो अपना इम्पैक्ट बच्चों पे डाल पा रहा है कि नहीं पर डाल पा रहा है, उसका जो व्यक्तित्व है उससे बच्चों में क्या कहते हैं, पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। क्योंकि एक टीचर ही होता है, टीचर को ही बच्चे देखते हैं और उन्हीं की चीजों को फॉलो करते हैं। अगर टीचर जो है एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा, बहुत ही लचीला होगा, तो छात्र उतनी चीजें ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो एक जो टीचर होगा उसमें सारी क्वालिटी होनी चाहिए, वो उसे समझाने का तरीका भी होना चाहिए, कहाँ पे उसे स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ पे नहीं होना है, वो सारी चीजें उसे पता होना चाहिए। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी में यही है, जो शिक्षक का व्यक्तित्व हो, जो शिक्षक का व्यक्तित्व हो वो बहुत ही अच्छा, उम्दा। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण, प्रोफेशनल एक्टिविटी। और उसके बाद आते हैं तीसरा जो है वो है इंटरैक्टिव प्रोसेस। जो टीचिंग जो है यानी सिखाना जो है, सिखाना एक कैसी क्रिया, एक मतलब अंतःक्रियात्मक क्रिया, कि कोई भी चीज है वो इंटरेक्टिव है। जब तक सीखने की चीजें तभी कंप्लीट होंगी जब वो इंटरेक्टिव वे में होंगी, कि हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं और उसी के द्वारा हम ज्ञान को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव यानी अंतःक्रियात्मक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये है स्पेशलाइज्ड टास्क। जो चौथा है वो है स्पेशलाइज्ड टास्क, यानी टीचिंग का में यही है कि टीचिंग जो भी हो वो एक क्या कहते हैं विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। क्योंकि अगर आप कोई चीज सिखा रहे हैं, कोई चीजें पढ़ा रहे हैं,
तो अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वो चीज़ें ठीक वे में नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। स्पेशलाइज्ड टास्क में विशेष रूप से विशेष उद्देश्य की पूर्ति। तो आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के गुण। तो शिक्षण के गुण में चार, वैसे तो बहुत सारे हैं पर हम चार डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ एक्शन, टीचिंग क्या है, वो एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है और स्पेशलाइज्ड टास्क है। सिस्टम ऑफ एक्शन में शिक्षण आधारित क्रियाएं होंगी जो आपकी जब आप कोई चीज समझा रहे हो या सिखा रहे हो तो उसमें कितनी सारी एक्टिविटी आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आएंगी सिस्टम ऑफ एक्शंस में। प्रोफेशनल एक्टिविटी में आएगा व्यक्तित्व, टीचर के पढ़ाने, टीचर का व्यक्तित्व कैसा है, क्या चीजें हैं, वो क्या चीजें वो सिखा रहा है, क्या चीजें कैसे सिखा रहा है, तो वो प्रोफेशनल एक्टिविटी में आएगी। इंटरैक्टिव प्रोसेस में है कि जो टीचर है वो इंटरेक्शन कर रहा है बच्चों से कि नहीं कर रहा है, तो वो अंतर्ज्ञात्मक है। स्पेशलाइज्ड टास्क में जो सीखने का जो उद्देश्य है, सीखने का जो तरीका है, वो किसी चीज को या एक विशेष उद्देश्य को पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हो गई। अब आगे आते हैं गोल्स। गोल्स ऑफ टीचिंग यानी कि जो शिक्षण है, शिक्षण का एक एम, शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य तो पहला जो है जो टीचिंग होगी ये क्या होगा आपका, चेंजेस इन बिहेवियर। टीचिंग जो होगी चेंजेस इन बिहेवियर। यहाँ परमानेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि परमानेंट अगर आप लगाएंगे तो वो लर्निंग में आ जाएगा। तो टीचिंग जो है, टीचिंग सीख तभी आप सकते हैं ना जब आप सीखेंगे तो आपके अंदर कुछ चीजें डेवलप होंगी। तो जब डेवलप होंगी तो उससे आपका चेंजेस आएंगे। तो टीचिंग तभी टीचिंग का मतलब यही है, चेंजेस इन बिहेवियर। ओके, और दूसरा जो है वो कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का क्या है कि जब आप कोई बच्चों से, कंडीशनिंग का मेन मतलब ये होता है बार बार कोई चीजों को दोहराना, बार बार कोई भी चीजों को दोहराना। अगर आप बच्चों से वो चीजें बार बार करवा रहे हैं तो वो बच्चा एक टाइम पर ऐसा आएगा कि वो बच्चा वो चीजें सीखता है। तो कंडीशनिंग का मेन है कि बार बार दोहराना, वही एक्टिविटी को, वही चीजों को बार बार अगर दोहराते हैं तो वो कंडीशनिंग में होगी। तो कंडीशनिंग आप जानते हैं, पावलोव थे, स्किनर थे, ये सब कंडीशनिंग में थे ही, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो कंडीशनिंग में आप क्या है कि बच्चों से जो चीजें बार बार दोहराने, बार बार जो एक्टिविटी आप करवाते हैं तो वो चीजें उसमें कंडीशंस कर जाती हैं, मतलब वो उनके चीजें उसमें ढल जाती हैं और बच्चे वही चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा आता है, जो तीसरा है वो है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग में क्या होगा कि व्यवहार का सुयोग्य आकार। और ये है शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेनिंग। कभी भी आपने देखा होगा ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग ज्यादा टाइम तक तो नहीं चलती है ना, शॉर्ट टाइम तक चलता है ट्रेनिंग शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और ये ट्रेनिंग में केवल आप क्या कहते हैं, जो भी शिक्षक है, जो भी सिखाने वाला है या भी जो भी सिखा रहा है, तो वो एक टाइम तक वो चीजें उसमें बताई जाएंगी कि आपको पढ़ाना क्या है, कैसा सिलेबस, वो सारी चीजें वो ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि जो वो काम करने जा रहे हैं
है उसका एक तरीका आप जान जाए, ठीक है। तो वो है ट्रेनिंग में आप वो तरीका जानते हैं, और तरीका जो जानने का वो केवल शॉर्ट टाइम तक, यानी कि छोटे से समय तक ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर इंस्ट्रक्शन, तीसरा हो गया, चौथा है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि आपका जो भी शिक्षण है, अभी जो भी आप सिखा रहे हैं उसका उद्देश्य, उसमें निर्देश। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, और क्या है निर्देश, इसका यह फॉर्मल वे में होगा, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निर्देश, ज्ञान को पढ़ाने के लिए या ज्ञान का प्रसार करने के निर्देश, जो भी निर्देश होते हैं वो आते हैं, ठीक है, ज्ञान को प्रसार करने के लिए। और ये जो होता है इंस्ट्रक्शन जो होता है वो फॉर्मल वे में होता है। समझ में आ गया, इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉर्मल वे में होगा, और ये ध्यान रखिएगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मल वे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन निर्देश तभी प्रभावी होगा जब वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो। इंस्ट्रक्शन कभी भी बेतुका इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और इसके बाद आते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होगा, बहुत बार ये शायद आया भी होगा ये चीजें, और इंडोक्ट्रिनेशन का मेन ये पूछ लेता कि इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या है। तो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब यही है कि जब आप क्या कहते हैं, कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारी फैमिली में जो चलता है कि आपने छींका, और तो छींकने के बाद आप कोई अच्छा काम नहीं करें, छींकने के बाद वो काम खराब हो जाता है। तो एक मेन पर्पज से देखा जाए तो ये अंधविश्वास ही तो है। तो जो अंधविश्वास ही तो है कि हम छींकेंगे और जो दूसरा काम, छींकने के बाद दूसरा काम जो कराया जाएगा वो खराब होगा, ठीक है। तो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब यही है कि आपका जो मन में जो विचार हैं, मतलब जो भी ऐसे विचार हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, या फिर जो भी भावनात्मक रूप से अगर आप जुड़े हुए हैं उससे, तो उन्हें वो चीजें आप सही करें, उन चीजों को सही करने को ही इंडोक्ट्रिनेशन कहता है। कि ये आप बिलीफ सिस्टम को अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो इंडोक्ट्रिनेशन आएगा। आपने कोई भी चीज को सही क्या कहते हैं, साइंस बेस पे, यानी कि प्रयोग के आधार पे जो चीजें सही होगी वही चीजें आप मानेंगे। और इंडोक्ट्रिनेशन में आप अगर उनके अंधविश्वास को अगर आप बदल रहे हैं तो वो इंडोक्ट्रिनेशन वे में आएगा। इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो हायर लेवल पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंडोक्ट्रिनेशन कौन से लेवल का है, तो ये है हायर लेवल, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं गोल्स ऑफ टीचिंग में, आपके 5 हैं, टीचिंग, कंडीशनिंग। तो जो गोल्स ऑफ टीचिंग में है आपका है टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग का सीधा है कि चेंजेज इन बिहेवियर है। कंडीशनिंग में आप क्या है कि बच्चों को कंडीशंस करें कि वो बार दोहराएं, बार जो चीजें आप दोहराते हैं तो वो बच्चों में कंडीशंस हो जाते हैं। और ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ट्रेनिंग का मतलब यही है कि व्यवहार का एक सुयोग्य आकार देना, यानी जो आपके अंदर बिहेव है, जो आपका बिहेव है उसका एक सही आकार देना। इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि वो इंस्ट्रक्शन में आप फॉर्मल वे में निर्देश देंगे, और निर्देश तभी अच्छे होंगे जब वो फॉर्मल वे में, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन में आप सीधे बिलीफ सिस्टम को बदलेंगे, बिलीफ सिस्टम को बदलने वाले ही चीज को इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। ये हायर लेवल पे होता है, और गोल्स ऑफ टीचिंग की ये सारी चीजें थी। अब आते हैं गोल्स ऑफ टीचिंग के अलावा तो इंडोक्ट्रिनेशन तो आप समझ ही गए। जब आप कोई ऐसा बच्चा है जो वो चीजें समझ रहा है जो उसके घर में चल रही हैं, वो चीजों को अगर आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, तो वो कहेगा कि नहीं हमारे घर में तो ऐसा बर्तन बनाते हैं, हमारे घर में तो ऐसा बनाते हैं,
तो आप जब उसे करके दिखाएंगे वो चीज़ें, तो वो फिर वो चीज़ें समझेगा, तो उसका क्या कहते हैं, उसके माइंड में वो चीज़ें आएंगी कि हाँ ये गलत थी और ये चीज़ें बदलनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सती प्रथा पहले चल रही थी, फिर सती प्रथा बंद हुई, तो ये इंडोक्ट्रिनेशन ही है, क्योंकि वो प्रथाएं पहले चल रही थी उसको बदला गया, हमारे ही क्या कहते हैं, वो हमारे ही हेल्थ के लिए अच्छा था, हमारे ही समाज के लिए अच्छा था। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन हो गया। अब इसके बाद आते हैं तो जो वेरिएबल्स नहीं, टीचिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स तो हो गया ना। हाँ, टीचिंग फैक्टर्स हैं। टीचिंग फैक्टर्स में क्या होगा, पहला जो होगा सुटेबल इन्वायरमेंट। टीचिंग सिखाना, टीचिंग तभी आपका सही होगा जब उसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट हो। अगर आपकी क्लास ऐसी जगह है जहाँ बाहर बहुत शोर हो रहा है, क्लास में बहुत शोर हो रहा है, ऐसा इन्वायरमेंट वातावरण नहीं है जिसमें आप सिखा, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सिखा नहीं पाएंगे आप, कोई चीज़ें पढ़ा नहीं सकते, कोई चीज़ों को आप बच्चों को सिखाने, सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है स्टूडेंट डिसिप्लिन। स्टूडेंट डिसिप्लिन, स्टूडेंट डिसिप्लिन का मतलब है कि जो छात्र हों वो डिसिप्लिन वे में हो, मतलब कि वो अनुशासन हो, वो अनुशासित हों। ठीक है, सुटेबल एनवायरनमेंट में आप समझ गए कि जो भी वातावरण हो वो टीचिंग के अकॉर्डिंग हो, पढ़ाने एजुकेशन के पर्पज पे हो। स्टूडेंट डिसिप्लिन में जो भी बच्चा हो वो अनुशासित हो। सॉरी, तीसरा है टीचर्स डिवोटेड। टीचर्स डिवोशन टू टीचिंग। टीचर डिवोटेड का मतलब यही है, टीचर डिवोटेड का मतलब यही है कि जो जो क्या कहते हैं, जो भी टीचर डिवोटेड का मतलब यही है कि जो टीचर है, जो भी शिक्षक है, वो पढ़ाने के उसके तरीका पढ़ाने का सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बेमन से आया और पढ़ा के चला गया, तो ऐसे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे और सारी चीजें उनका मन में रहेगा, क्योंकि उसके हाव भाव ही बता देगा कि टीचर के कि उसका मन में है कि नहीं है। तो टीचर्स डिवोटेड का मतलब यही है कि उसके पढ़ाने का जो मन है, वो पढ़ाने का मन है या नहीं, पढ़ाने का मन अगर सही होगा तभी तो सही चीजें चलेंगी। ठीक है, तो आज आपकी ये सारी चीजें हो गई, टीचिंग फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं टीचिंग वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स और टीचिंग वेरिएबल्स कुछ भी आप कह सकते हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के चर। चर क्या होते हैं? चर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एक फैक्टर्स होते हैं। कहते हैं कि ये एक एरिया हुआ, ये एक चीजें हुई हैं, तो एक चीजों को चर कहा। राशियां का मतलब है कि एक ग्रुप, एक वो चीजें हैं जो एक मान्यता है वो इधर रखा जाएगा, एक और मान्यता को इधर रखा जाएगा। ओके, तो शिक्षण के चर में 3 होंगे। पहला है इंडिपेंडेंट,
दूसरा है डिपेंडेंट, और तीसरा है इंटरवीनिंग। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट का है आश्रित चर, और इंटरवीनिंग का मध्यस्थ। जो स्वतंत्र चर होगा वो होगा टीचर, क्योंकि टीचर ही डिसाइड करेगा कि उसे पढ़ाना क्या है। टीचर जब भी आपकी क्लास हो रही है तो टीचर जो चीज़ें, टीचर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझ पर डिपेंड है ना कि आप वो चीज़ें पढ़ेंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप चीज़ें आपको आपके लिए अच्छा होगा, वो पेपर के लिए अच्छा होगा। तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, वो टीचर होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो होगा वो टीचर होगा, डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट, क्योंकि वो आश्रित है, यानी कि ये टीचर पर आश्रित है कि वो टीचर जो चीज जो ज्ञान इनके पास नहीं वो टीचर इनको ज्ञान देगा। ठीक है, मध्यस्थ चर में क्या होगा कि आपकी जो कापी किताबें हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल की चीजें हैं, और क्या एक्टिविटी होंगी, वो सारी चीजें आपकी आएगी इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, क्लास हुआ, इंटरनेट हुआ, क्लास हुआ, इंटरनेट हुआ, मोबाइल हुआ, कॉपी हुई, जो भी चीजें उस क्रिया के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, टीचिंग, अगर टीचिंग एक्टिविटी में जो क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए आपको जो जो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है वो इंटरवीनिंग में आएगा। ठीक है, तो आप वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के आप जाने, शिक्षण के चर कौन कौन है, तीन आपके शिक्षण के चर हैं, जिसमें है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो टीचर है, यानी कि जो स्वतंत्र चर है वो टीचर है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो स्टूडेंट है। इंटरवीनिंग वेरिएबल में क्या होगा कि आपकी कॉपी, किताब, पेंसिल, सीट, क्लास, मोबाइल, ये मोबाइल जो है अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सारी चीजें इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में आएंगी। ठीक है, तो आपके टीचिंग वेरिएबल्स हो गए कंप्लीट। तो टीचिंग में इतनी सारी चीजें थे। अब आते हैं टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां में क्या होगा, सब अलग अलग हैं। पहली है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि के कौन थे? किंडरगार्टन विधि के फ्रोबेल थे। किंडरगार्टन थी, और उसके बाद किंडरगार्टन के बाद डाल्टन है, मांटेसरी है, समस्या समाधान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नावली विधि है, वैज्ञानिक विधि है। बहुत सारी विधियां हैं, आपको कुछ विधियां जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। डाल्टन विधि है, खेल विधि है, मांटेसरी विधि है, मांटेसरी विधि के अलावा है प्रश्नावली विधि है, मूल्यांकन विधि है, प्रश्नावली विधि हो गई, मूल्यांकन विधि होगी। एक आगमन और निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है। प्रोजेक्ट विधि है, आगमन निगमन विधि है। तो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट विधि है। सबके अलग अलग नाम है। डाल्टन विधि के जो हैं वो है डॉक्टर हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है, डॉक्टर हेलेन पार्क हैं। और जो मॉन्टेसरी विधि है तो मरिया मॉन्टेसरी नहीं है। खेल विधि जो है वो है रॉबर्ट कुक की। खेल विधि जो है वो रॉबर्ट कुक की है। मॉन्टेसरी के मरिया मॉन्टेसरी नहीं है। प्रश्नावली विधि जो है, प्रश्नावली विधि है आपकी, प्रश्नावली विधि है वुडवर्थ की। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि हो गई वुडवर्थ की। मूल्यांकन विधि है राइस की। ये ज्यादातर सीटेट और यूपीटेट में पूछा जाता है और शायद इसमें भी पूछा जाए, मुझे इम्पोर्टेंट लगा था इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आगमन और निगमन विधि जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है वो अरस्तु की है। अरस्तु की। और जो प्रोजेक्ट मेथड है यानी प्रोजेक्ट विधि जो है वो है किलपैट्रिक की। ठीक है, तो टीचिंग मेथड्स में आपकी किंडरगार्टन विधि होगी, डाल्टन विधि होगी, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रश्नावली विधि, मूल्यांकन विधि, आगमन और निगमन विधि और प्रोजेक्ट विधि। किंडरगार्टन विधि को आप जानते हैं, सबसे जो क्या कहते हैं प्लेवे जो स्कूल होते हैं वो किंडरगार्टन में होते हैं, प्लेवे में वो प्रोवे विधि। और डाल्टन विधि आपका हेलेन पार्कहर्स्ट है। और खेल विधि में रॉबर्ट कुक है। मॉन्टेसरी विधि मरिया मॉन्टेसरी, प्रश्नावली वुडवर्थ, मूल्यांकन राइस, आगमन निगमन अरस्तु और प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक। हालांकि ये जल्दी पूछता नहीं है पर आप ध्यान रखें कि कौन कौन विधि के कौन कौन जनक हैं, कौन कौन इनके पिता हैं। तो किंडरगार्टन प्रोवेल, डाल्टन हेलेन पार्कहर्स्ट, खेल विधि रॉबर्ट कुक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा बात। तो आपकी टीचिंग ये सारी चीजें कंप्लीट होगी। टीचर्स के अकॉर्डिंग जितनी चीजें थे टीचिंग में वो कंप्लीट होगी। अब आते हैं लर्नर के अकॉर्डिंग। तो लर्नर क्या होता है? लर्नर तो आप जानते हैं सीखने वाला व्यक्ति, स्टूडेंट, छात्र, ये सब लर्नर्स में आएंगे। लर्नर्स में क्या होगा कि वो क्या कहते हैं, लर्नर जो होगा, जो भी आप उसे पढ़ा रहे हो, पढ़ाने का अगर उसे तरीका समझ में आएगा तभी वो चीज़ उसमें रुचि ले पाएगा, लर्नर रुचि ले पाएगा। और अगर लर्नर सेल्फ मोटिवेटेड है तब तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। बाकी जो टीचर का काम तो है वो मोटिवेट करता रहता है। एक क्वेश्चन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मेन मतलब यही है, वो अंतर प्रोत्साहित। लर्नर है वो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन का होना चाहिए, वो इंटरनल ही मोटिवेट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग मोटिवेट कहते हैं। जो लर्नर होता है वो क्यूरियोसिटी, लर्नर जो होगा वो क्यूरियोसिटी से भरपूर होना चाहिए। क्यूरियोसिटी का भरपूर का मतलब यही है कि वो उत्सुक, क्यूरियोसिटी का मतलब यही है कि वो उत्सुक होना चाहिए। अगर उसे जानने की इच्छा है, अगर वो कोई चीज़, अगर बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने की इच्छा है तभी वो लर्नर अच्छा होता है। अगर बच्चे में क्यूरियोसिटी अगर नहीं है
तो वो जल्दी वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, क्यूरियोसिटी हो गई, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, और एक है एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने का तरीका। अगर लर्नर्स में एडॉप्टेबिलिटी ही नहीं है, यानी कि अगर वो कोई चीज़ें ग्रहण ही नहीं करना चाहता है, तो वो ज्ञान वो कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। एडॉप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए लर्नर में, और कि वो जो भी टीचर पढ़ा है, टीचर की मेथोडोलॉजी, जो भी टीचर को जो पढ़ा है वो एडॉप्ट करता है। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है ग्रहण करना, और यानी कि जो भी चीज़ पढ़ाना है वो ग्रहण करता है। ओके, और दूसरा है एक चैलेंजेस सीकिंग, यानी कि जो चैलेंजेस हो, यानी कि चैलेंजेस को जो भी चुनौतियां हैं उसको वो ले पाए, उसको कंप्लीट करने का दम रखता हो, चैलेंजेस सीकिंग। तो लर्नर्स में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो चैलेंजेस सीकिंग करे, चैलेंज को यानी चुनौतियों का सामना करे और चुनौतियों को ग्रहण भी करे। ठीक है, तो आपका टीचर हो गया, लर्नर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टीचर और लर्नर के अलावा है तो इंटर्नशिप मोटिवेट को